योगा एजुकेशन ऑनलाइन क्लासों में आपका एक बार फिर स्वागत है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी खुश होंगे, मस्त होंगे। और आज फिर एक अच्छे टॉपिक के साथ हम लोग आए हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है वो राष्ट्रपति है। और राष्ट्रपति को जानने से पहले हम लोगों ने पहले की जो पूर्व क्लास है वो आपने देख ली होगी शायद। अगर नहीं देखी है तो आप लोग उस क्लास को देखिए। उस क्लास के जरिए हमने कोशिश करी थी कि सरकारों के जो प्रकार थे उसमें, जैसे हमारा जो मूल संविधान वही कहता है दो तरह की सरकारें थी, एक संघ सरकार और एक राज्य सरकार, संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत। लेकिन 73वां और 74वां संविधान संशोधन करके और हमने एक तीसरी सरकार और डाल दी। तो इस तरह से हमने देखा संघ सरकार, राज्य सरकार और एक स्थानीय सरकार। इन तीनों का वर्गीकरण हमने पिछले वीडियो में अच्छे से किया। आप लोगों ने अच्छा पसंद किया उसे और अच्छे कमेंट्स किए, उसके लिए आपको तहे दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका आभारी हूं। और इसी तरह से आप प्रेम बनाए रखें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारियां जुटाकर आपको बता सकूं, आपसे रूबरू हो सकूं। आज हमारा जो टॉपिक है उसी में से संघ सरकार। संघ सरकार को जानेंगे हम लोग। संघ सरकार तो देखिए, अभी तक की जो हमारी जो क्लासें हुई थी उसमें हमने भाग 3, भाग 4, भाग 3 में हमने पढ़ा फंडामेंटल राइट्स पढ़ा, FD, FR। उसके बाद उसमें आर्टिकल जो हमारे थे 12 से 35 थे। उसके बाद भाग 4 पढ़ा 36 से 51। 36 से 51 में हमने DPSP पढ़ा। और उसके बाद भाग 4 के में मूल कर्तव्य को पढ़ा। और मूल कर्तव्य को भाग संख्या 4 के में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। ये आपने पढ़ा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत आर्टिकल 51 के में। आज हमारा जो भाग है वो भाग 5 है। भाग 5 जो है उसमें जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 52 से लेके 151 तक। 52 से लेके 151 तक हम अध्ययन करने वाले हैं। ये जो भाग है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भर्ती परीक्षाएं जो होती हैं उनमें आप सिलेबस की बात करें तो जैसे देखिए आपका जो रीट है, पटवार है, ग्राम सेवक है, राजस्थान पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, अन्य जितनी भी भर्तियां हैं उन सब में हमारा राष्ट्रपति जो टॉपिक है वो मेन होता है। वहां से प्रश्न बनते हैं। कौन कौन से प्रश्न बनते हैं हम लोग इस वीडियो के जरिए ये भी देखेंगे। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं 52 से 151 तक संघ सरकार। और आप लोग जानते हैं संघ सरकार में ये जो हमारी जो सरकार है, केंद्र सरकार है, इस केंद्र सरकार के भी 3 अंग है जिसको हमने बांटा था पहले वीडियो में। कार्यपालिका, दूसरी बात करी थी व्यवस्थापिका, और तीसरा जो महत्वपूर्ण अंग है वो है न्यायपालिका। कैसे कैसे आर्टिकल दिए गए हैं, इनको 52 से 151 को हमने बांटना था। तो यहाँ देखिए कार्यपालिका से संबंधित जो आर्टिकल है 52 से 78 तक है। 52 से 78 तक। व्यवस्थापिका से जो है वो है 79 से लेके आप लोग पढ़ेंगे 123 तक। और यहाँ जो आपकी न्यायपालिका है उसमें 124 से 151, जहां न्यायपालिका के साथ में आप लोग केग भी पढ़ सकते हैं। केग वो अलग से हम लोग टॉपिक है हमारा, वो इसमें 151 के तहत ही आ जाएगा। फिर आप लोग जानेंगे इस कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में जो आर्टिकल्स दिए गए उनमें कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं। उन पार्ट्स को देखिए। जैसे आप जानते हैं कि व्यवस्थापिका सरकार का वह अंग है जो कानून बनाता है। व्यवस्था यानी कानून बनाने वाला अंग, और कार्यपालिका यानी कार्यों को परिणित करने वाला अंग। तो कार्य करने वाला कार्यपालिका, तो कानूनों को लागू करने वाला अंग हो गया कार्यपालिका। व्यवस्थापिका बनाती है, ये लागू करती है और वो उसकी व्याख्या करती है कि सही से लागू हो रही है, देश में किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा है, कहीं किसी के फंडामेंटल राइट्स वगैरह
प्रभावित तो नहीं हो रहे, कहीं विधि का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, ये सब चीजें चेक करती है आपकी न्यायपालिका। यहाँ हम देखें इस कार्यपालिका में कौन कौन लोग आते हैं जिनका आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो उसमें देखिए प्रोटोकॉल के अनुसार अगर बात करें तो सबसे ऊपर राष्ट्रपति जी, सबसे ऊपर राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पर अगर बात करें उपराष्ट्रपति, और तीसरे नंबर पे बात करें तो प्रधानमंत्री, और चौथे नंबर पे बात करें तो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद। और एक महत्वपूर्ण पद और है महान्यायवादी, महान्यायवादी। आज हम लोग इसी पार्ट्स के ऊपर बात करने वाले हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी के बारे में बात करने वाले। तो हम लोग उनको अभी खोलेंगे नहीं, आप लोग केवल कार्यपालिका की बात करेंगे, और कार्यपालिका में हम लोग इसको पढ़ने वाले राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, शायद 2-3 वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट कर पाएंगे। आप लोग ध्यान से देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए राष्ट्रपति को हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति क्या है, उसकी स्थिति क्या है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, भारत में राष्ट्रपति के पास क्या क्या पावर्स हैं, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, ये सब चीजें हम लोग आज करने वाले हैं। तो दोस्तों तैयार हैं आप लोग, और स्टार्ट करते हैं हम लोग। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जी के बारे में अगर आप बात करें तो भारत में प्रोटोकॉल में अगर बात करें तो राष्ट्रपति भारत में सर्वोच्च पद है, भारत की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान है, या ये कह सकते हो भारत का पहला नागरिक है। तो भारत की जो शासन व्यवस्था है, भारत का जो राष्ट्र है, उस राष्ट्र में अगर आप बात करें तो सबसे पहले नंबर पे जो व्यक्ति है वो राष्ट्रपति है। और राष्ट्रपति महोदय को पढ़ना जरूरी हो गया क्योंकि हम देश के बारे में जानते हैं। तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जी जो है उनका उल्लेख कहाँ है, कैसे राष्ट्रपति जी को यहाँ लिया गया है, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि भारत में संघात्मक व्यवस्था के साथ में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। जब संघात्मक व्यवस्था की बात करें तो वहां 2 तरह की सरकारें होती हैं, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। वहीं दूसरी बात करें तो वहां जहां संघात्मक व्यवस्था में 2 तरह की सरकारों के साथ में हम बात करें तो नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका। तो यहाँ जो हमारी व्यवस्था है वो हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। कौन सी व्यवस्था को अपनाया गया? शासन की संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था का अर्थ अगर आप लोग जाने तो यहां बात करी गई है कार्यपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका में गहरा संबंध है, गहरा संबंध है। यहां से आप लोग संसदीय व्यवस्था को भी क्लियर कर लिया आपने, और भारत में संसदीय व्यवस्था है, और भारत में संसदीय व्यवस्था है तो राष्ट्रपति है, यही आपको जानना है। तो यहां हम देखें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में गहरा संबंध है, यानी ये कह सकते हो कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से ही बनती है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से ही बनती है। इस तरह से हम कहें तो ये गहरा संबंध वाली बात आई कि दोनों अलग अलग नहीं है। जहां हम बात करें कि जो हम शक्ति पृथक्करण की बात करें तो कार्यों के आधार पर इनको अलग अलग बुक किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी इनमें गहरा संबंध है। कैसे है देखिए, गहरा संबंध और इस आधार पर संसदीय व्यवस्था है। तो यहाँ पर देखिए दोहरी कार्यपालिका है, दोहरी कार्यपालिका, दोहरी कार्यपालिका, दोहरी कार्यपालिका में एक कार्यपालिका को बोलते हैं हम लोग नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका, और एक वास्तविक कार्यपालिका। अब बात करें हम लोग नाम मात्र की कार्यपालिका कौन है? नाम मात्र की कार्यपालिका है आपका राष्ट्रपति महोदय। राष्ट्रपति जी जो है वो क्या है? नाम मात्र की कार्यपालिका है। और वास्तविक कार्यपालिका कौन है? प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका है। तो हम ये जानते हैं कि जहां राष्ट्रपति को हमने सर्वोच्च पद दिया है वहीं शक्तियां भी उन्हीं में निहित हैं।
लेकिन उसके बावजूद भी वह नाममात्र की कार्यपालिका है, क्योंकि वास्तव में उन शक्तियों का प्रयोग जो है वो प्रधानमंत्री उसका मंत्रिपरिषद करता है। इसको जानने के लिए हम लोग इसको पूरा पढ़ेंगे, तब हम लोग इसको समझ पाएंगे कि किस तरह से कौन से आर्टिकल में कौन सी बात लिखी गई है। इसके विपरीत एक और व्यवस्था है जिसको हम लोग बोलते हैं अध्यक्षात्मक व्यवस्था। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में जहां बात करें राष्ट्र का और शासन का अध्यक्ष एक ही व्यक्ति होता है, यहां आप लोग देखिए, राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है और शासन का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो अंतर भी स्पष्ट हो गया अध्यक्षात्मक और संसदीय व्यवस्था में। तो जहां संसदीय व्यवस्था में दो तरह की कार्यपालिका, यानी राष्ट्र का अध्यक्ष अलग व्यक्ति है, तो शासन का अध्यक्ष जो चलाने वाला है वो व्यक्ति अलग है, प्रधानमंत्री। लेकिन अध्यक्षात्मक व्यवस्था में जहां कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में परस्पर क्या है, कोई संबंध नहीं पाया जाता, ऐसी व्यवस्था अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। अमेरिका इसका एक सुंदर उदाहरण है, जहां राष्ट्र का और शासन का अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति है। यानी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दुनिया का सबसे ताकतवर शासनाध्यक्ष है, क्योंकि उसके पास में राष्ट्र का अध्यक्ष भी वही है और शासन का अध्यक्ष भी वही है। जहां हम बात करें भारत में, तो भारत में जहां प्रधानमंत्री, अगर नाम की बात करें तो राष्ट्रपति पावरफुल है, लेकिन काम की बात करें तो प्रधानमंत्री बहुत ऊंचा पोस्ट है और जो भी शासन व्यवस्था है प्रधानमंत्री के अंडर में ही रहती है। अब हम जानेंगे राष्ट्रपति के बारे में पूरी जानकारी। यहां आपको थोड़ी सी संसदीय व्यवस्था के बारे में मैंने जानकारी दी, शायद आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग जुड़े रहें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें मेरे मेगा चैनल को, लाइक करें और जो भी आपके कमेंट है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें। जो भी आपके कोई प्रश्न है मैं कोशिश करूंगा उनको देखें और उनके जवाब देने की। राष्ट्रपति को देखिए, राष्ट्रपति का उल्लेख कहां है। सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 52 की। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति पद का उल्लेख जो किया गया है वो आर्टिकल 52 में है। यानी आप ये कह सकते हो किस आर्टिकल में राष्ट्रपति का उल्लेख है, तो 52 में राष्ट्रपति होगा, ऐसा कौन कहता है? आर्टिकल 52 कहता है। इसको याद कैसे करें? 52 राष्ट्रपति 52 जो आर्टिकल है वो ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और वह सर्वोच्च पद होगा भारत के लिए, वह प्रोटोकॉल में सबसे ऊपर होगा, प्रथम नागरिक होगा। उसके बाद देखिए आर्टिकल 53 ये कहता है राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होगा। संवैधानिक प्रधान, संघ की जितने भी पावर्स हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगे और वह संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रधान है। कार्यपालिका का प्रधान है, ऐसा आर्टिकल 53 कहता है। आगे लिखा हुआ है कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियां उनका प्रयोग या तो वो क्या करेगा, स्वयं करेगा, या अपने अधीनस्थों के द्वारा पूर्ण करेगा, ऐसा इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 53 में। क्योंकि आजकल जो भाषा है वो इस तरह की आने लगी है कि उसमें आपको गलत कथन को छाटिए, कौन सा शब्द कहां लिखा हुआ है मिलान कीजिए, तो इस तरह की बात करेंगे। जैसे आर्टिकल 52 दे दिया, 53 दे दिया, एक तरफ कह दिया राष्ट्रपति का पद मिलान कीजिए, 53 में आपको दे दिया कि संघ की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित, 54 में आपको दे दिया राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। इस तरह से कुछ चीजें हैं
जो वहां मिलान करनी हो तो आपको ये लाइनें भी याद रखनी पड़ेंगी। तो गलत कथन को छांटने के लिए अब उठा के दे दिया वहां पे कि उसका कार्यकाल दे दिया और उसके सामने 51 दे दिया, तो गलत अपने आप में पकड़ में आएगा ना इस तरह से। तो 53 में कहा कि राष्ट्रपति संघ की समस्त जो शक्तियां होंगी उनका वो प्रधान होगा, संवैधानिक प्रधान होगा। उन शक्तियों का प्रयोग वह स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेगा। अधीनस्थों के जरिए का मतलब यहाँ ये आ गया कि मंत्रिपरिषद होगी और उसका मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि राष्ट्रपति के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं। अब आप कहेंगे 54 आना चाहिए पहले, लेकिन हम लोग 54 आर्टिकल को नहीं लेंगे। अब हम 58 नंबर के आर्टिकल की बात करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हम पहले ये देखना चाहेंगे कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या हैं। ये बात कर ली हमने कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का राष्ट्रपति होगा ये 52 कहता है। क्यों होगा? क्योंकि उसमें संघ की सारी शक्तियां उसमें निहित होगी, क्योंकि नाम मात्र का संसदीय व्यवस्था में। अब यहाँ ये भी बात करी गई थी कि उसको नाम मात्र का क्यों बनाया गया, क्योंकि दो व्यक्ति अगर चुनाव लड़के आते हैं तो दोनों में शक्तियों को लेकर व्यवधान पैदा हो सकता है। जहां डायरेक्ट आप ये कहें प्रधानमंत्री जनता का प्रतिनिधित्व करता है, वही राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए वहां उन्हें नाम मात्र की शक्तियां प्रदान करी गई हैं। तो यहाँ राष्ट्रपति के लिए हम बात करेंगे आर्टिकल, उसके लिए आर्टिकल है आपका 58, अनुच्छेद 58 में योग्यताएं, राष्ट्रपति कौन बन सकता है, क्वालिफिकेशन की बात करी गई है, या कह सकते हो अर्हताएं। एक शब्द ऐसे भी आ सकता है। तो राष्ट्रपति के लिए जो योग्यताएं या अर्हताएं या क्वालिफिकेशन बताई गई है, तो भारत का राष्ट्रपति कौन बन सकता है, क्योंकि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और सारी शक्तियां उसमें होंगी, इसलिए राष्ट्रपति बनने के लिए प्रोटोकॉल में सबसे ऊपर है। तो सब लोग चाहेंगे कि हम लोग राष्ट्रपति बने, तो हमें ये भी जानना होगा कि राष्ट्रपति के लिए क्या क्या योग्यताएं, कौन भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। तो सबसे पहले करें, भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली बात करी हमने, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। तीसरी बात करें हम लोग, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। चौथी बात करें, लाभ के पद पर न हो। चार बातें करी गई हैं संविधान में, आर्टिकल 58 में, कि भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु उसकी 35 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और लाभ के पद पर न हो। यहां देखिए अभी इस तरह के प्रश्न बन रहे हैं, जैसे जैसे कंपटीशन हार्ड होता जा रहा है, सीधा सीधा नहीं पहुंचता है। यहां पर ऐसे इसी को अगर यहां से प्रश्न बनेगा तो इस तरह से बन सकता है, भारत का मूल नागरिक होना चाहिए। तो यहां मूल शब्द जोड़ दिया, तो यहां मूल शब्द जोड़ते आप लोग उसको सही मान लें, ये गलत है, क्योंकि भारत का नागरिक के लिए मूल निवासी होना जरूरी नहीं है। भारत का नागरिकता उसके पास में होनी चाहिए, चाहे वो विदेशी था, लेकिन उसने अगर भारत की नागरिकता ले ली और भारत में बस गया तो वो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। भारत का नागरिक यानी सिटीजनशिप होना चाहिए उसके पास में। इसके अलावा योग्यता नहीं है, मूल या मूल निवासी, इस तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो यहां से आपका ये प्रश्न बनता है। दूसरी बात करी गई है कि उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, और उसमें आगे दे दे, यहां से प्रश्न बन गया। कौन सा प्रश्न बना कि उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो तथा अधिकतम आयु 65 वर्ष। ऐसा करके अगर वो आपको भ्रमित करने के लिए दे तो ये कथन गलत हो गया, अपने आप में गलत हो गया, क्योंकि अधिकतम उम्र का प्रावधान नहीं किया गया है। उम्र का प्रावधान नहीं किया गया, ज्यादा कितना भी हो सकता है, यहां समझने की बात है। ये आप कह सकते हैं न्यूनतम आयु की बात करी गई है, अधिकतम आयु की बात नहीं करी गई है। और ज्यादातर जो लोग राष्ट्रपति बन रहे हैं उनकी उम्र अधिक ही होती है,
तो यहाँ अधिकतम आयु की बात नहीं करी है, बड़ा कितना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, ऐसा ही लिखा हुआ है। अगली बात करेंगे कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, मैं मान लीजिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए तो आयु कितना होता है, 25 वर्ष होता है, लेकिन यहाँ बात ये नहीं करेगी कि न्यूनतम आयु तो 35 वर्ष ऊपर दे दिए गए। योग्यता और अन्य योग्यताएं जो संसद ने निर्धारित कर रखी हैं लोकसभा का सदस्य एमपी बनने के लिए, वो योग्यताओं को फॉलो करता हो। जैसे कुछ बुक्स वगैरह में ऐसे लिखा होता है कि वो पागल ना होना चाहिए, दिवालिया, इस तरह की बात राष्ट्रपति के लिए नहीं करी गई है, क्योंकि सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति हमारा, उसके लिए आप ये नहीं कह सकते पागल, दिवालिया, इस तरह की बात यहाँ नहीं करी गई। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो का मतलब यहाँ ये है कि आपराधिक प्रवृत्ति करना हो, या इस तरह के उसके टैक्सेज वगैरह, या कोई इस तरह की कोई बात, उसके केसेज वगैरह, या और इस तरह की जो कोई योग्यताएं उन्होंने जो निर्धारित कर रखी है, वो योग्यताएं यहाँ पे वो फॉलो करता हो। तो यहां से भी एक प्रश्न बनता है कि लोकसभा का सदस्य हो, ऐसा लिख दिया, योग्यता रखता हो नहीं, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, सही है, लेकिन लिख दिया लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, तो गलत हो गया यहाँ पे। तो गलत कथन को छाटिए, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो आप जो भी 4 लाइन है उनको अच्छे से देखें, अच्छे से समझे। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है, और लाभ के पद पर न हो। लाभ के पद पर न हो का मतलब यहाँ लाभ का जो पद है उसको वहां संविधान में कहीं भी इस तरह से परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन इतना लिखा हुआ है संविधान में, यहाँ ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य का राज्यपाल, संघ का मंत्री या राज्य का मंत्री लाभ का पद नहीं होगा। यानी राष्ट्रपति, जो वर्तमान राष्ट्रपति या पूर्व राष्ट्रपति, जो भी राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, राज्यपाल राज्यों के, इसके अलावा जैसे केंद्र में जो मंत्री हैं, राज्यों में जो मंत्री हैं, अगर वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो लाभ के पद के दायरे में नहीं आते, ये इनको छूट दी गई है, वो लाभ का पद नहीं है। तो फिर लाभ का पद कौन है? तो लाभ के पद से यहाँ याद से ले सकते हैं आप लोग कि वह पद जो सरकार से कुछ फायदा लेता हो, जिस पद पर बैठा है वो व्यक्ति, उस सरकार से कुछ बेनिफिट्स उसको मिलते हो, सैलरी उसको मिलता हो, वेतन उसको मिलता हो, इस तरह से अपने पद के प्रभाव से वह किसी को नौकरी आवंटित कर सकता है, किसी प्रकार का किसी दूसरे को लाभ दे सकता है। ऐसे पद पर अगर कोई बैठा हुआ व्यक्ति है, सरकारी कर्मचारी है, ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोका गया है, राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता क्योंकि वो लाभ के पद के दायरे में आता है। इसके लिए वो ये कर सकता है कि अपना इस्तीफा देकर चुनाव लड़ सकता है। यहाँ बात ये भी थी कि जैसे आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रपति जो हमारे वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, वो पहले बिहार के राज्यपाल थे, तो उन्होंने इस्तीफा देके फिर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। तो यहाँ आप लोग राष्ट्रपति बन सकते हैं, उसके बाद भी इस्तीफा दे सकते हैं, शपथ से पहले आप लोग इस्तीफा दे सकते हैं, तो पद पे रहते हुए भी चुनाव लड़ सकते हैं, लाभ के पद में नहीं आता। और आप लोग देखिए वहां राज्यपाल प्रतिभा सिंह जी पाटिल जो थे वो भी राज्यपाल थे, उसके बाद उन्हें भी राष्ट्रपति बनाया गया था। तो ये आपको 4 बातें ध्यान में रखनी है। अब देखिए आप थोड़ा सा यहाँ पर ये सोचिए, ये जो योग्यताएं हैं अमूमन जो युवा है उन सबके पास में है। जैसे मैं कहूं मेरे पास भी है, मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता हूं। तो इस बात को लेकर राष्ट्रपति को पोस्ट है, कोई छोटा बड़ा पोस्ट नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मीडिया में जाएगा, दुनिया के तमाम देश उसके ऊपर नजर गड़ाए बैठेंगे, भारत का राष्ट्रपति कौन बनने वाला है। तो सस्ता प्रचार हो जाएगा, यानी अगर आप जीते भी नहीं तो आप राष्ट्रपति कहलाएंगे। जैसे आप देखिए सरपंच के 10 से 12 उम्मीदवार होते हैं, उनमें जीतता एक है, लेकिन वो जब तक जीते तब तक सरपंच जी कहते हैं, हारे हुए को भी। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव लड़ेगा अपने आप में राष्ट्रपति कहलाएगा और पूरी दुनिया में उनका नाम होगा। भारत का बच्चा बच्चा ये देखेगा राष्ट्रपति कौन कौन खड़े हुए, तो सब लोग चाहते हैं कि राष्ट्रपति का हम लोग फॉर्म लगाएं और हम लोग अप्लाई तो करें, देखते हैं जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं। तो यहाँ बात यह आई कि सन 1997 से पहले राष्ट्रपति के चुनाव में ये योग्यताएं थी।
तो इन योग्यताओं को, जैसे कि मैंने कहा भारत का नागरिक मैं भी हूं, न्यूनतम आयु 35 वर्ष मैं फॉलो करता हूं, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता मैं रखता हूं, लाभ के पद पर नहीं हूं, ऐसी बातें मेरे पास हैं और आपके भी पास हैं, बहुत से लोगों के पास में। तो इस बात को लेकर लोगों ने चुनाव लड़ना शुरू किया और राष्ट्रपति के चुनाव को मजाक बना दिया एक तरह से, यानी एक उम्मीदवारी की लिस्ट लंबी हो गई, जीतना एक को ही था। कई लोगों ने तो हारने का रिकॉर्ड ही जैसे बनाना था, जैसे एक उत्तर प्रदेश से आते थे काका धरती पकड़, जिन्होंने कई चुनाव लड़े। और आज भी राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो जीतने के रिकॉर्ड तो होते ही हैं, उनके नाम हारने के रिकॉर्ड है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हारने के भी रिकॉर्ड बनाते हैं तो राष्ट्रपति के नाम से। तो इस बात को रोकने के लिए ये मजाक न बन जाए, सीरियस होना चाहिए कि राष्ट्रपति का चुनाव है। तो राष्ट्रपति के चुनाव को सीरियस बनाने के लिए कुछ प्रावधान और किए गए हैं और वो प्रावधान आपको जानने होंगे। देखिए कौन से प्रावधान है राष्ट्रपति को बढ़ती संख्या को रोकने के लिए। तो यहां देखिए कुछ विशेष योग्यताएं और जोड़ी गई हैं। विशेष योग्यताएं, विशेष योग्यताओं का उल्लेख और किया गया। कब किया गया? एक अध्यादेश के जरिए अध्यादेश पारित किया गया 1997 में। 1997 में संशोधन किया गया अध्यादेश के जरिए। संशोधन यहाँ पर कानूनी संशोधन नहीं है, वो जो आप लोग कहें कि उसको नंबरिंग क्या मिला, नंबरिंग नहीं है, ये राष्ट्रपति अधिनियम, राष्ट्रपति अधिनियम जो आपका 1952 था उसी में संशोधन किया गया 97 में। इससे पहले 97 से पहले जो हम बात करेंगे अभी विशेष योग्यताओं में, सबसे पहले क्या जोड़ा गया इसमें देखिए, उसमें कहा गया 50 प्रस्तावक, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। दूसरी बात करेगी 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, और तीसरी बात करेगी 15,000 रुपए जमानत राशि। ये तीन बातें 1997 में और जोड़ दी गई। क्या है प्रस्तावक, क्या है अनुमोदक, ये आपको जानना चाहिए। देखिए 1997 से पहले 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक हुआ करते थे, लेकिन आजकल जो प्रपोजर है वो 50 कर दिए गए और सेकेंडर 50 कर दिए गए। कौन है ये लोग प्रस्तावक, कौन है लोग अनुमोदक? तो इसके लिए आपको ये जानना होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है। तो जो पॉलिटिक पहली बार देख रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जनता नहीं करती। तो फिर कौन करता है, ये हम अगले पॉइंट में पढ़ने वाले हैं। तो यहां हम बात करें प्रस्तावक कौन, वो प्रस्तावक जो राष्ट्रपति को क्या करते हैं, वोट करते हैं। तो वो होंगे एमपी एमएलए, एमपी एमएलए, एमपी एमएलए, एमपी एमएलए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद, एमएलए विधायक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहां ये आपका जो राष्ट्रपति हैं उनके वोटर्स हैं, ये इसको वोट देते हैं, एमएलए और एमपी। तो 50 प्रस्तावक यानी 50 एमपी या एमएलए उस व्यक्ति को जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है, जो अभी हमने पीछे देखा 4 योग्यताएं पूरी कर रहा था, वो फॉर्म भरेगा तो उसमें उसके 50 प्रस्तावक यानी 50 एमपी या एमएलए उसको जानते हों, उसके फॉर्म पे प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर करेंगे। फिर दूसरा 50 लोग ऐसे, वो पहले वाले नहीं, दूसरे लोग एमपी एमएलए, वो जो वोटर्स ही हैं वो 50 लोग उसका अनुमोदन करेंगे कि हाँ हम इनका अनुमोदन करते हैं, ये राष्ट्रपति जी का चुनाव लड़ेंगे। उस तरह से एक राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 100 एमएलए एमपी उसको जानने चाहिए। अब आप लोग देख सकते हैं यहां पर ब्रेक लग गया एक तरह से, क्योंकि एक व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता जहां उसे 100 व्यक्ति जानते हो, और वो भी कौन, एमएलए एमपी। वैसे तो खूब जानते हैं लोग, खूब पॉपुलर है व्यक्ति, वो चुनाव लड़ सकता है, लेकिन ये साइन करना, और जो जिसने प्रस्तावक एक व्यक्ति का हो गया वो दूसरे का नहीं बन सकता। तो यहाँ 50 एमएलए एमपी और 50
अनुमोदक एमएलए एमपी होने चाहिए, तब उसका फॉर्म स्वीकार होगा। और साथ में 15,000 रुपए जमानत, जो कि 2500 रुपए थी, उसको बढ़ाकर 15,000 रुपए जमानत राशि कर दी गई। और ये जो 15,000 रुपए हैं वो आरबीआई में जमा होते हैं, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा होते हैं। जमानत राशि का मतलब क्या है? जैसे हम लोग जब पढ़ते थे उस समय ये कहा जाता था कि सरपंच जी की जमानत जब्त हो गई, तो यहाँ पर यूं सुना जाता था कि जमानत जब्त होने का मतलब ये होता था कि उसको पकड़ लिया गया है, उसको छुड़ाना पड़ेगा, उनकी कुछ लोग जाके उसको लेके आएंगे, इस तरह की बात हुआ करती थी। लेकिन जमानत का मतलब यहाँ राशि से है। और जमानत जब्त कैसे होती है? तो जैसे जितने भी वोट पड़ेंगे, कुल वैध मतों का 1/6 भाग, कुल वैध मतों का 1/6 भाग अगर वह व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो उसकी जमानत राशि बच जाती है। नहीं तो ये जो पैसा है वो आरबीआई में जमा हो जाता है। यानी जीते या हारे वो अलग बात है, जो जीतेगा वो तो वैसे भी कोटा प्राप्त कर लेता है, इसलिए उसको तो जमानत राशि वापस मिल रही है। लेकिन अगर 1/6 वोट प्रतिशत प्राप्त कर लेता है, कुल वोट पड़े जैसे मान लीजिए 100, और 100 में से 1/6 भाग उसको मिल जाता है, तो उसकी जो 15,000 रुपए वो उसको वापस मिल जाता है, यानी एक साथ बच जाती है, ये कह सकते हो। अगर वो 1/6 वोट भी प्राप्त नहीं कर पाता तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है, और ये कहा जा सकता है कि वह अपनी जमानत भी नहीं बचा सका। तो हमेशा हमेशा के लिए एक तरह से ये हुआ कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा या किसी भी चुनाव की बात करें हम लोग, तो कुल वैध मतों का 1/6 भाग उसको जमानत बचाने के लिए जरूरी है। तो शायद आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में ये प्रावधान नए कर दिए गए हैं। अब देखिए, ये बात करी हमने राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है, वोटर्स कौन है। अभी बात करिए ना एमपी एमएलए, तो यहां देखिए राष्ट्रपति, राष्ट्रपति में आर्टिकल जो 54 है, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करी गई है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करी गई है। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में वोटर्स कौन होंगे, वोटर्स कौन होंगे, वोटर्स कौन होंगे। दूसरी बात करें तो इसको यूं कह सकते हैं, कौन भाग लेता है राष्ट्रपति के चुनाव में, कौन भाग लेता है। तो जानना जरूरी है राष्ट्रपति का चुनाव। तो इससे पहले, जानने से पहले आपको ये जानना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जनता भाग नहीं लेती। इसका मतलब राष्ट्रपति का जो चुनाव है वह प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसकी जो निर्वाचन विधि पढ़ेंगे उस समय बात करें। यहां हम बात करें तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेते हैं उनमें पहला जो है वो आएगा आपको संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दूसरी बात करी गई है राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तीसरी बात करी गई है केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्र शासित प्रदेशों में भी कौन, दिल्ली व पुडुचेरी। केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य। ये बात जो है वो 70वें संविधान
संशोधन 1970 में, संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में जनता भाग नहीं लेती, एमपी एमएलए भाग लेते हैं, ये आपको जानना है। तो संसद के दोनों सदनों के ये शब्द आपको अच्छे से पकड़ के रखना है, निर्वाचित सदस्य। आप लोग इतना जानते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। यहां बात करेंगे, जैसे संसद की बात करेंगे तो संसद में कौन होगा? संसद में लोकसभा होगी और राज्यसभा होगी। लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में अगर आप बात करें तो 545, आज की जो संख्या है वो 545 है वर्तमान में। 545 में अगर आप लोग देखें तो 543 लोग निर्वाचित हैं और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन है। एंग्लो इंडियन। यहां बात करें राज्यसभा में, राज्यसभा में वर्तमान की स्थिति क्या है? 245। 245 में से बात करें, वही 12 सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति, मनोनीत करता है, और बच के कितने? 233 निर्वाचित होते हैं। ठीक है, जो पहली लाइन है उसका अर्थ यह है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो यहां अपने आप ही हट जाएगा, ये 12 हट गए और ये आपके 2 हट गए। तो निर्वाचित में लोकसभा के 543, तो 543 और राज्यसभा के 233, और टोटल हो गया 3 3 6 4 7 776 लोग, यानी एमपी। 776 एमपी भाग लेते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य 776 एमपी हो गए आपके। यानी ये जो लोग हैं 12 सदस्य मनोनीत और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन जो लोकसभा में है, ये इसमें भाग नहीं लेते। दूसरी बात करेंगे राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। सभी राज्य विधानसभाओं के, तो सभी का मतलब यहां हमारे कितने राज्य हैं वर्तमान में? 28 राज्य। 28 राज्यों में सभी में क्या है? विधानसभाएं हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे 2 सदन है, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। तो यहां बात किसकी करी गई है? राज्य विधानसभाओं की, विधान परिषद की बात नहीं करी गई है। तो जितनी भी 28 हमारी जो विधानसभाएं हैं उनके भी निर्वाचित सदस्य, उनके भी निर्वाचित सदस्य यानी आपके एमएलए। विधानसभाओं के सदस्यों को एमएलए या विधायक कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या राज्य विधानसभाओं में भी मनोनीत सदस्य होते हैं? हाँ, एक सदस्य राज्यपाल चाहे तो नियुक्त कर सकता है एंग्लो इंडियन। ठीक है। तीसरी बात करिए केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी। केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभाएं हैं, जैसे चंडीगढ़, दादर, नागर हवेली, इस तरह के केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन उनमें इनको शामिल नहीं किया गया है। इसके पीछे रीजन क्या है कि जहां पर विधानसभाएं हैं उन केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें शामिल किया गया। तो दिल्ली में विधानसभा है, आप लोग जानते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी है। तो और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश, वहां भी विधानसभा है। इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भी अब शामिल किया गया 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। और आज राष्ट्रपति के चुनाव में एक निर्वाचक मंडल होता है, जिसको आप लोग कॉलेजियम सिस्टम भी कह सकते हैं, निर्वाचक मंडल। ये निर्वाचक मंडल है राष्ट्रपति का। तो यहां बात कर सकते हैं आप लोग निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कौन है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य। तो इस तरह से राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेते हैं वो लोग, ये लोग हैं, ये अपने वोट डालते हैं और उस वोट के जरिए राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब देखिए इसमें यहां से एक प्रश्न बनता है। यहां से क्या प्रश्न बनता है? 54 जो आर्टिकल है वहां से प्रश्न ये पूछे गए हैं कई बार। यहां ये कर दिया गया
कि निम्न में से गलत कथन को छांटिए। तो यहाँ दे देगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, तो सही हो गया। राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडलों के, यहाँ विधानमंडल शब्द लिख दिया, गलत हो गया। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी दे दिया, उसके आगे और चंडीगढ़ दे दिया, ऐसे करके कुछ भी कर सकता है। तो आप लोग इनको देखें, यहाँ से इस तरह के प्रश्न बनते हैं। निर्वाचित शब्द नहीं देगा, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य दे दिए, ऐसा भी एक प्रश्न बन सकता है। अब देखिए आप लोग, ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले लोग थे, तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता, ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता, तो हम लोग एक दूसरा इसमें से निकाल के लाए हैं कि कौन लोग भाग नहीं लेते, कौन लोग भाग नहीं लेते, भाग नहीं लेते। तो उसमें आप लोग देखें, सबसे पहला तो आप बात करें, किसकी बात करेंगे, संसद के मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। अब संसद की बात आ गई तो यहां पर आप लोग 2 + 12 बराबर कितना हो गया, 14 सदस्य मनोनीत होते हैं। 2 लोकसभा में 12, जो आप लोग देखें कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा, ये 12 राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है और ये 2 मनोनीत कर 14 लोग नहीं भाग लेंगे। दूसरी बात करिए विधान परिषद, विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो इसमें भाग नहीं लेते। तीसरी बात करेंगे राज्य विधानसभाओं में मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। और चौथी बात, जहां पे विधानसभाएं भंग हैं, जहां पे विधानसभाएं भंग हो गई, निलंबित हो गई या कोई पद खाली है, तो वो सदस्य भी इसमें भाग नहीं लेते। तो ये कौन भाग नहीं लेता, कौन भाग लेते हैं, ये आपने राष्ट्रपति का जो टॉपिक था उसमें ये चीज आपने देखी। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका क्या है, कौन सी विधि अपनाई गई है राष्ट्रपति के चुनाव में। अगली क्लास में हम लोग इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। शायद आपने जो अभी तक की जो बात पढ़ी है आपको समझ में आई होगी, मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूंगा, आपने मुझे सुना, इसके लिए आपको एक बार पुनः बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप मेरा जो मेगा एजुकेशन चैनल है उसको सब्सक्राइब करें अगर आप लोग नए हैं तो, और अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, ताकि मैं अगली एनर्जी के साथ में आप लोगों के बीच में दोबारा से रूबरू हो सकूं। धन्यवाद।